गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दुबे आईएएस अकेडमी चैनल। आज मैं आप लोग के लिए जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 में जो लैंग्वेज पेपर हिंदी है उसी के ऊपर क्लासेस में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आज की जो हमारी क्लासेस है ये सेकेंड क्लासेस है। इसके पहले मैं आप लोग को एक हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, दूसरी भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन के बारे में काफी डिटेल्स बताया था। और हमें आशा है कि यदि एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप हमारे द्वारा जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है आप उसका नोट डाउन करते जा रहे हो और मैं आपको इस टॉपिक रिलेटेड है एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराते चला जाऊंगा। तो चलिए आज के हम सभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपभ्रंश अवहट, पुरानी हिंदी की विशेषताएं। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझने में काफी डिफिकल्ट होता होगा, तो हम इसको लैंग्वेज को पेपर जो है इजी मोड में आपके सामने रख रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, मैं जो भी लिखवाते जा रहा हूं आप उसको भी नोट डाउन करते चले जाइएगा, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट हो गए जो स्लाइड में नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगा, जैसे मैंने कहा, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। आखिर पहली कौन सी भाषा है जो इस विश्व के पटल पर आया। जैसे आप सभी पढ़ते हो, विश्व की सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो होता है संस्कृत होता है। ये मैंने जो ये रखा है, ये किस रूप से भाषा का विकास होते चला गया मैंने यहां पर रखा। तो पहली भाषा कौन सा हो गया, जिसको आप लोग कहते हो संस्कृत। ध्यान रखिएगा, संस्कृत हो गया। सेकेंड, संस्कृत के बाद जिसका डेवलपमेंट हुआ पाली हो गया। पाली के बाद प्राकृत भाषा हो गया। इसके बाद अपभ्रंश भाषा हो गया और इसके बाद आपका अवहट हो गया। अवहट के बाद एक और भाषा आता है जिसको पुरानी हिंदी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी हिंदी का ये शैव काल है, हिंदी का अभी जन्म हो रहा है। ओके, इस रिलेटेड जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इसका काल क्रम, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन एराइज होगा ना, अरेंज करने के लिए होगा कि पहले कौन सा आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पर कह दूं, ये 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व बीसी तक जिसका विकास हुआ था उसको है संस्कृत भाषा कहा गया। ओके, नेक्स्ट, ये 500 से लेकर है ईसा पूर्व से फर्स्ट ईस्वी तक जिसका विकास, जिस भाषा का विकास हुआ वो होता है पाली भाषा होता है। प्राकृत भाषा वो फर्स्ट ईस्वी से लेकर है आपका है 500 ईस्वी तक इसका विकास होता है, जिसे हम सभी प्राकृत भाषा कहते हैं। और प्राकृत भाषा के अपघट के यानी टूटने के बाद, यानी उसके जो शब्दों का विनाश होता है, तो वही से हमारा बन गया है जिसको प्राकृत भाषा का पतन होता है, उसी को अपभ्रंश भाषा कहा गया। तो आज की क्लासेस में हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। इसके पहले मैं यहां पर डिफाइन कर चुका हूं। अपभ्रंश भाषा का जो काल रहेगा वो 500 से लेकर है 1000 ईस्वी तक रहेगा। इसमें अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। अब ध्यान रखिए, इसी अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट भाषा आया, यानी अपभ्रंश भाषा के अंतिम जो रूप होता है ना, वहां अवहट का विकास हुआ था, जिसमें 900 से लेकर है आपका है 1100 ईस्वी तक को अवहट भाषा कहते हैं। अवहट के बाद आपका या पुरानी हिंदी, यानी 1100 से लेकर है आपका ये रहेगा 1300 ईस्वी की ये जो कालक्रम रहेगा उसको पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी इन भाषाओं का कालक्रम किस प्रकार रहा है निश्चित है आप समझ गए होंगे। तो अब ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको यहां पर कहा संस्कृत भाषा के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया, ये बुद्धिजीवियों की भाषा कहा जाता है। बुद्धिजीवी अर्थात जो पढ़े लिखे थे, वह उच्च वर्ग के थे, इस भाषा को उन्होंने एक्सेप्ट किया। संस्कृत काफी बोलने में, लिखने में, समझने में उस समय की जो लोगों को डिफिकल्टी का सामना करता है। जैसे कहा जाता है अधिकतर जो वेद लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया। ओके, अधिकतर जो सन्यासियों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इसी को हम लोग है दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक होता है वैदिक संस्कृति और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत होता है। ओके, थर्ड होता है पाली। पाली जो हमारा है बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया
वो पाली भाषा में था, बुद्ध की उपदेश हो गए। तो ये जो भाषा था, यानी संस्कृत के बाद किसका विकास होता है? पाली का। और पाली के बाद किसका विकास हुआ? प्राकृत भाषा का, जिसे जैन धर्म के द्वारा जो उपदेश दिया गया ये हो गया। तो ये जनमानस की भाषा कहा गया, जनमानस की भाषा। ओके यानी लोगों ने इस भाषा को प्रयोग करना स्टार्ट कर चुके थे, यानी है ग्रामीण स्तर पर। फिर है प्राकृत के बाद अपभ्रंश का, जिसको कहा गया लोक भाषा। अपभ्रंश को कहते हैं लोक भाषा कहते हैं। अवहट, ध्यान रखिएगा, अवहट जो होता है ना, ये धीरे धीरे संस्कृत में के बाद जो पूर्णतः एक कंप्लीट हिंदी की तरफ चल दिया, तो उसे अवहट कहा गया। तो अवहट के बारे में हम सभी बढ़ते हैं। तो हिंदी के ये अवहट और पुरानी जो हिंदी हो गया, ये हिंदी के विभिन्न रूप हो जाएंगे, के विविध रूप, यानी कहीं न कहीं ये धीरे से हिंदी से समानांतर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि किस तरह से इस भाषा का विकास होता है। अब डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन जब रहेगा, देखिए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, अब यहां से हम लोगों ने देखते हैं पाली भाषा। थोड़ा सा यहां पर है जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, उसी आधार पर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए एक स्वर होता है हिंदी में, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो वॉवेल कॉन्सोनेंट बोलते हैं, उसी प्रकार हिंदी में स्वर होता है और एक होता है व्यंजन होता है। ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में स्वर की संख्या थी टोटल 8 था, ये 8 स्वर हो गया। और व्यंजन की जो आपका था वो हो गया 33 व्यंजन हो गया। ओके, ये ध्यान रखना। फिर हम सभी स्वर, यदि पूछा जाए प्राकृत भाषा में स्वर की संख्या कितनी थी, तो 10 थी, और यहां पर चलते हैं ये 33 हो गया। अपभ्रंश भाषा में कहते हैं तो अपभ्रंश भाषा में ये स्वर की संख्या 10 हो गया और यहां पर 30 व्यंजन हो गया। उसी प्रकार अवहट में भी 10 हो गया और व्यंजन की संख्या हो गया 30 हो गया। और पुरानी हिंदी में पढ़ते हैं तो यहां पर भी 10 स्वर हो गया और 30 व्यंजन हो गया। ध्यान है, इस प्रकार में आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं पर भी ये सब इस प्रकार आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से एराइज हो सकता है, क्योंकि अधिकतर मार्केट में जो बुक मिल रहा है वो बुक क्या है, एक है, पूर्णतः कंप्लीट पैकेज नहीं है, बल्कि वो इसी तरह से आपको दे दिया गया है। तो इसीलिए मैं जो क्लासेस दे रहा हूं आप उसके ऊपर फोकस करना, और मैं इसको है एमसीक्यू के रूप में भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम सभी यहां पर आप लोगों ने देख लिया। अब होता है जैसे अपभ्रंश। चलिए एक हम लोग है यहां पर देखते हैं, जो आज की क्लासेस ही प्रारंभ हो रही है, अपभ्रंश। अपभ्रंश ये है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था मैंने यहां पर बताया। तो ये दो चीज से, एक अप प्लस भ्रंश होता है। भ्रंश का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नष्ट होना। जैसे ज्योग्राफिकल टर्म में फॉल्ट को ही क्या बोला, भ्रंश कहा गया। ऐसे है भ्रष्ट कहा जाता है। तो अब ये जो होता है ना, ये हिंदी का, जैसे आप लोग स्टडी करते हैं उपसर्ग, तो ये उपसर्ग का एक पार्ट हो गया। उपसर्ग ये हो गया, यानी किसी भी वो शब्द के पहले जो लगता है उसको क्या बोला गया, उपसर्ग। तो अप प्लस भ्रंश, यानी प्राकृत का जो पतन होता है प्राकृत भाषा का, उसी भाषा से क्या बनेगा, अपभ्रंश बनेगा। ओके, तो इसका कई नामों से भी जाना गया है, कई बुक में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको अवहंस भी कहा जाता है, अवहंस हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं अवहत्य हो गया, अवहत्य हो गया। ओके, फिर हम लोग इसे कहते हैं देसी भाषा कहते हैं, तो को इसे ग्रामीण भाषा कहा गया। यानी कई विद्वानों के द्वारा है अलग अलग है इसका टर्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर ने किसको हमारा इंडिकेट किया, अपभ्रंश को इंडिकेट किया। ये जो भाषा का पहली बार जो प्रयोग किया गया, ये भाषा का किसके द्वारा ये प्रयोग किया गया, हम लोग यहां पर देखते हैं भरत मुनि। एक होता है
यानी प्राचीनतम प्रयोग, प्राचीनतम प्रयोग ये किसके द्वारा किया गया? तो आपका रहेगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका प्रयोग किया गया। आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ओके, और यहां पर है नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ना, अपभ्रंश को ध्यान रखिएगा। ये जो भ्रंश हो गया, ये जो अपभ्रंश हो गया, इसे विभ्रष्ट के तौर पर देखा है, विभ्रष्ट कहा गया, विभ्रष्ट हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार यदि एग्जाम में अपभ्रंश का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन हो गए? भरत मुनि हो गए। किस पुस्तक में? तो नाट्य शास्त्र में कहा गया। और ये अपभ्रंश काल के जो कहा जा सकता है, यहां पर हम लोग बता दे रहे हैं 7वीं से 11वीं सदी के बीच में जब इसका प्रयोग किया गया। ओके, इसे है अपभ्रंश भाषा का स्वर्ण काल कहता है, गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड कहते हैं। ध्यान रखिए, यह भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा अपभ्रंश भाषा होता क्या है। नेक्स्ट, अब यहां पर आते हैं, जैसे अपभ्रंश हो गया, देखिए ये जो अपभ्रंश काल हो गया, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन होता है। और ध्यान रखना, इसकी जो अपभ्रंश भाषा की, ऐसे तो भरत मुनि मैंने बताया, और एक टर्म आता है कि स्वयंभू कवि की रचना से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास का विद्वानों के द्वारा है, अलग अलग जो स्टेटमेंट दिया गया मैंने यहां पर आपके सामने रखा। स्वयंभू कवि की रचना से माना गया है कि अपभ्रंश काल का प्रारंभ हुआ। ओके, अब इसका विकास प्राकृत भाषा से माना जाता है। कई रचनाकार हैं जो हमारे विद्वान थे, जो अपभ्रंश भाषा के ऊपर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। जैसे एक होता है स्वयंभू, ध्यान है, स्वयंभू जो हो गए ना, ये स्वयंभू हो गए, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाने वाले कौन से विद्वान हैं? तो आपको आंसर देना स्वयंभू। फिर हो गया धनपाल, हो गया पुष्पदंत, हो गया सरहप्पा, हो गया कर्णरूपा, हो गया। और ये दोनों के यानी सहरपा और करुणप्पा के द्वारा है जो लिखा गया चर्या पद और दोहा कोश, ये इसकी रचना किया गया है। तो अब यहां से आपके क्वेश्चन क्या रहता कि अपभ्रंश के कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करके उन्होंने पुस्तकें लिखी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया स्वयंभू, जिसे अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट में हम सभी देखते हैं, यहां पर आते हैं स्वयंभू। देखिए मैंने बताया स्वयंभू के अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा गया। इनकी एक रचना है पौम चरऊ काम काव्य। ध्यान के पौम चिरो काम राम काव्य, राम काव्य हो गया। धनपाल के द्वारा है, जिनकी रचना है भविष्यतः कहा अपभ्रंश साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य कहा गया। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है अपभ्रंश भाषा का साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो बोलिएगा भविष्यत कहा। ओके, फिर एक हो गया पुष्पदंत, हो गया महापुराण, और है जसहर चिरऊ, ये पुस्तकें लिखी गई है। नेक्स्ट आपका रहेगा जैसे अपभ्रंश भाषा के प्रकार। तो अपभ्रंश भाषा के कई प्रकार है, ध्यान रखना। ये जो ऐसा है टॉपिक है जो बहुत बार क्वेश्चन है, और कम से कम यहां से 2 या 3 क्वेश्चन एराइज हो सकता है। ओके, तो कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार। सौर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी, खस, प्राचड़ और महाराष्ट्री हो गया। तो इन्हीं से हमारी भारत में अनेक भाषाओं का जन्म होता है। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सी भाषा है जो सौर श्रेणी से जिसका जन्म हुआ है, किस भाषा का अर्धमागधी से जन्म हुआ, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो मैं यहां पर कह दूं सौर श्रेणी से आपका पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, और आर्य भाषा का यहां से जन्म माना जाता है। ध्यान रखिएगा,
यानी सौर श्रेणी से कौन कौन सा लैंग्वेज का ये विकास होता है, और अर्ध मागधी से आपका पूर्वी हिंदी। जैसे होता है ये पश्चिमी हिंदी, ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी हिंदी हो गया, और एक हो गया यहां पर हम सभी पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, यहां भी ये भी बातें आती है। जैसे आप लोग पढ़ोगे पूर्वी हिंदी पश्चिमी, देख से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूं। जैसे पश्चिमी हिंदी हो गया, ये पश्चिमी जो हिंदी है ना, यहां पर है छ जो कहा गया, छ की जगह पर यहां पर छ का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण ये होता है, ये लक्ष्मण हो गया। तो पश्चिमी हिंदी, ध्यान रखिएगा, और सॉरी पश्चिमी हिंदी में ख का प्रयोग किया गया, लक्ष्मण हो गया। तो यहां पर लक्ष्मण के जगह पर यहां पर है छ के जगह पर है लखन का प्रयोग किया गया, ख का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। ओके, जैसे मान लीजिए अक्षर, अक्षर हो गया, ये अक्षर के जगह पर है यहां पर है आखर का प्रयोग किया गया। ओके, अब पूर्वी हिंदी में छ जो है उसके जगह पर छ का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा लक्ष्मण, ये लिखते हैं लक्ष्मण हो गया। तो लक्ष्मण के जगह पर यहां पर बोला गया है लक्ष्मण, ध्यान के। जैसे अधिकतर लोगों ने देखो लोगे छ को छ कहते हैं, तो यहां हो जाएगा लक्ष्मण हो गया। क्लियर हो गया? ओके, हाँ, और यहां लक्ष्मण होकर लक्ष्य, पूर्वी हिंदी है, यहां न। ओके, तो यहां पर भी न की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? न का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए अक्षर, यहां पर हो जाएगा अक्षर हो गया। ओके, अक्षर के जगह पर यहां ऐसे कहते हैं अक्षर। अब देखिएगा अधिकतर ये जो शब्द होता है ना, यही में डिफरेंस हो जाता है। तो अब यहां पर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आपका कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में, तो दे दिया लक्ष्मण को पूर्वी हिंदी में किस प्रकार इसका उच्चारण करेंगे या बोलेंगे, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ओके, ये बाद में अभी पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो सौर श्रेणी हो गया अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ध्यान रखना, इसको भूलना मत आप सभी। नेक्स्ट होता है जैसे मागधी से कुछ बिहारी में आपका है मगधी, कहते हैं ना मगही भाषा। तो ये बिहार में जो मगही हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ये किस से जन्म होता है? तो ये हो गया अपभ्रंश भाषा के जो प्रकार है मागधी से इसका जन्म हो गया। उड़िया हो गया, बंगला हो गया, असमिया हो गया। क्लियर? उड़िया, बंगला, असमिया, अर्ध मागधी से बना। खस से ये बना पहाड़ी भाषाओं का जन्म होता है। ब्राह्मण से पंजाब और सिंधी का जन्म होता है, और महाराष्ट्री से मराठी का जन्म होता है। ओके, अब ध्यान रखिए, यदि क्वेश्चन एकदम याद कर जाना है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा जस्ट एक क्लासेस के बाद, ये 3 टॉपिक में मेरा पूरा एक चैप्टर फिनिश होगा, और यही एक चैप्टर से फिर आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊंगा, ताकि आप जो मेरे द्वारा क्लासेस कर रहे हो पूरा एक कंप्लीट हो जाए। ओके, नेक्स्ट है, जैसे फिर से मैंने कहा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अपभ्रंश भाषा होता क्या है। हमें आशा है कि मेरे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जा रही है। यदि समझ में आ जा रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा कि हमारी क्लासेस कैसे लग रही है, ताकि मैं आपके लिए और बेटर तरीके से ऐसे रिसोर्स लेकर आऊँ ताकि आपको समझने में कहीं से भी दिक्कत प्रॉब्लम ना रहे। इसलिए जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये लाइक्स जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम सभी नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है संस्कृत हो गया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। तो मैंने कहा प्राचीन हिंदी। तो अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होता है अवहट। अवहट क्या होता है? ओके, अब ध्यान रखिए, अवहट जो इसका विकास माना गया है, मान लीजिए 900 से 1100। ओके, अपभ्रष्ट, देखिए अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप ही क्या हो गया? अवहट हो गया। तो अवहट किसके बीच है? ये अपभ्रंश और ये प्राचीन हिंदी के जो बीच वाला कालक्रम होता है उसे अवहट कहा गया। ओके,
अब ये होता है डॉक्टर चटर्जी के अनुसार, देखिएगा मैंने कहा हर विद्वानों का अलग अलग स्वरूप होता है, बताने का होता है। अब है डॉक्टर चटर्जी के द्वारा बताया गया कि इसका जन्म होता है 19वीं सदी 900 से लेकर है 1200 ईस्वी हो गया। शिव प्रसाद के द्वारा बताया गया है कि 1200 से लेकर है 1400 के बीच में अवहट का विकास हुआ। ओके, इसके नाम का प्रयोग है पहली बार ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ठाकुर के द्वारा? ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा, जिनकी एक रचना है वर्ण रत्नाकार। ये सभी आप लिख लीजिएगा, रचना का वर्ण रत्नाकार हो गया। ओके, यहां पर हो गया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को ही पुरानी हिंदी कहा। यह थोड़ा सा है अलग टर्म आ जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट का ही कहा कि यही प्राचीन हिंदी है। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने अवहट का विकास कैसे हुआ, किन किन विद्वानों के द्वारा है, कौन सा कालक्रम रखा गया, मैंने बताया। और कुछ रचना होता है, जैसे एक रचना की बातें मैं कर रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना में विद्यापति, ये किसकी रचना है? देखिए विद्यापति के द्वारा एक रचना है कृतिलता, ये पुस्तक रचना हो गया और ये विद्वान का नाम हो गया, ये विद्वान का नाम हो गया। जैसे कृतिलता में ध्यान रखिए, कृतिलता में कुछ पॉइंट बोला गया है, कुछ शब्द बोला गया है, जैसे देसिल, देखिए ध्यान रखना, देसिल वहुना सब जन मिठा ते तैसन जम पाओ अवहट्टा, इस तरह से प्रयोग किया गया है। उनके कई शब्द जो होता है, पद होता है, इसमें है इस शब्द का प्रयोग किया है अवहट्टा का। ओके, तो अब उसी तरह अब्दुल रहमान के द्वारा है एक लिखा गया जिसको हम सभी कहते हैं संदेश शासक कहते हैं। दामोदर पंडित ने उकित व्यक्ति प्रकरण लिखा। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने मैंने बताया वर्ण रत्नाकार लिखा और रूढ़ कवि के द्वारा है राउल वेल लिखा गया। ये सभी रचनाकार हो जाता है। अब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवहट की जो मैं विशेषताओं बता रहा हूं, ये विशेषता किसकी हो जाएगी? अवहट की हो जाएगी। अवहट, ये हो गया। ओके, जब यहां पर देख रहे हैं तो ध्वनिगत यानी बोलने के शब्द में और एक होता है व्याकरण के तौर पर आखिर अंतर क्या होता है। देखिएगा इस स्वर में ए और औ का अत्यधिक प्रयोग होने लगा था। जैसे ये हो गया अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश में धरित्री लिखा गया है तो अवहट में धरती लिखा गया। ए और औ का शब्द का अत्यधिक प्रयोग होने लगा था, धरित्री की जगह पर यहां पर धरती बोला गया और गृहिणी के जगह पर धरणी शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको आंसर दे देना है कि अपभ्रंश भाषा में इस शब्द के जगह पर अवहट में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, और स्त्री जो शब्द होता है इसमें आ का लोप हो गया था। जैसे शिक्षा तो हो गया आ की जगह पर, ध्यान रखिए गायब हो गया था शिक्षा, शिक्षा के अंत में शिक्षा आ रहा है तो यहां पर लोप होकर हो गया सिख हो गया। आकांक्षा तो हो गया अकाक हो गया। और व्याकरण के आधार पर जब विशेषताएं निकालते हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण है तत्सम शब्द का प्रयोग बढ़ा था। ध्यान रखिएगा, इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग बढ़ गया। ओके, देशज शब्द भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा और अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का समावेश हो गया। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर लेकर चलता हूं, इस प्रकार इसकी विशेषता ध्यान रखिएगा। यहां पर यह संस्कृत जो विकास हुआ, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया। तो प्राकृत यानी इसका जो विकास है 500 से 1000 हो गया और 1000 से आपका हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों भाषाओं के यानी अवहट के समय ही भारत के ऊपर है विदेशी जब आक्रमण होने लगा तो विदेशी आक्रमण की जो भाषाएं थी, आक्रांताओं की जो भाषा थी, जो उत्तर पश्चिमी के रास्ते से भारत है, वो अपने शब्दों को भी यहां पर लेकर आए और ये जब शब्द का घुलमिल होने लगा, वे यहां की संस्कृति में बस गए तो इनमें अरबी शब्द का, फारसी शब्द का भी प्रयोग होने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पहली बार फर्स्ट टाइम किस भाषा में आपको अरबी और तुर्की भाषा का प्रयोग मिलता है, तो आपको आंसर देना है अवहट में इसका प्रयोग किया गया। क्लियर?
अब यहां से हम नेक्स्ट पॉइंट एक देखते हैं, पुरानी हिंदी। देखिए, पुरानी हिंदी में जब आप स्टडी करते हो तो ध्यान रखना, पुरानी हिंदी ये हो गया, यानी ये प्रवर्तित अपभ्रंश भाषा है। ये अपभ्रंश से अपवर्ट हो गया, यही परिवर्तित होकर क्या बन गया, आइए परिवर्तित, ध्यान रखिएगा, परिवर्तित अपभ्रंश भाषा हो गया। ओके, यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसका विकास लगभग अप्रॉक्स है 11वीं सदी से लेकर है 13वीं सदी तक माना जाता है। ये हो गया पुरानी हिंदी हो गया। ओके, इसको अनेक नाम से हो गया, जैसे सबसे पहला हम लोग है, इसको कहते हैं प्राचीन, ध्यान रखिए, प्राचीन हिंदी, आरंभिक हिंदी, हिंदी कहते हैं, और कहते हैं इसे आरंभिक कहो या प्रारंभिक कहो सेम हो जाएगा, हिंदी कहते हैं। यानी इस टाइम पीरियड में अभी आपका हिंदी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसको शैशव काल, यानी बच्चे की तरह इसका विकास हो, शैशव काल कहा जाता है इस टर्म को। क्लियर? अब इसका नामांकन जो किया गया, पुरानी हिंदी का नामांकन किया गया था, ओके, कहते हैं चंद्रधर शर्मा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके पहले मैंने बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही अवहट को हिंदी, पुरानी हिंदी कहा गया था। ये गुलेरी हो गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कहा जाता है पुराने हिंदी को प्रसिद्धि किसके द्वारा दिया गया, ये जो प्रसिद्धि होता है तो एक नाम आपका आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, अबुल हसन और अमीर खुसरो के द्वारा। ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार आप लोगों ने जाना कैसे इसका प्रयोग किया गया। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हम लोग मैं बता रहा हूं, जो मैंने कहा कि हिंदी एक भाषा नहीं है बल्कि भाषाओं का एक समूह होता है। यानी प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी एक भाषा समूह है, ये हो गया। ओके, इसमें लगभग अप्रॉक्स मानकर चलिए 17 बोलियां, 17 बोलियां। ओके, और मैंने इसके पहले आप लोग को वहां नोट देखना है, मैंने बताया था लगभग पूरे विश्व में, ये विश्व में 3000 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, और इन भाषाओं को 12 भाषा परिवार में डिवाइड किया गया। ओके, 12 भाषा परिवार में। अब यहां पर आपको है भारत में, जैसे भारोपीय भाषा कहते हैं, हिंदी भारोपीय भाषा में ये 4 का होता है। तो अब यहां पर आपको देख लेना है, जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था पूरा डिटेल्स, वहां पर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, और इस प्रकार हम लोग है पुरानी हिंदी की विशेषताओं के बारे में जाने। थोड़ा सा और कुछ आपको है बता दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें विशेषताएं में, विशेषताएं में ओके, यहां ए और औ जो होता है ना,
यहां अत्यधिक इसका प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। औ, ए और औ हो गया। ओके, जैसे मौर, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं मौर, तो अब यहां पर मौर हो गया तो मोर, ये हो गया मोर हो गया। ओके, और यहां पर है री जो होता है ना, जैसे ऋषि, ऋषि के स्थान पर अ, आ, ए, ओ और री का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। ये प्रारंभ हो गया था। ध्यान रखें, री के स्थान पर यहां पर जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा रीचा, ये रीचा हो गया, तो यहां पर रीचा ऐसे वो लिखा जाने लगा। क्लियर? देखिएगा किस प्रकार पुरानी हिंदी में कैसे ये परिवर्तन किया गया। ओके, तो री के जगह पर हो गया इस प्रकार। ध्यान रखना, ये इसकी काफी अत्यधिक विशेषताओं रहेगा और स्वर भी परिवर्तन हुआ। यहां पर है एक और मैं बता दे रहा हूं, स्वर परिवर्तन यहां पर लिख दे रहे हैं, स्वर परिवर्तन। ये स्वर जो परिवर्तन हुआ ना, जैसे हो गया दिवस, दिवस, तो ये हो गया देवस। ओके, फिर हो गया नुपुर, ये नुपुर हो गया, तो यह होगा नेउर हो गया। इस तरह से उसका है परिवर्तन हो गया। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इसका परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। ओके, आई इसके पहले मैंने बताया था पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में क्या अंतर आया, तो चलिए एक बार हम लोग वहां पर भी देख लेते हैं जो बार बार क्वेश्चन एराइज होता है। जैसे पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी हो गया, एक पश्चिमी हिंदी हो गया। ध्यान रखना, अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसका विकास कैसे हुआ था। तो अब हम लोग यहां पर जैसे पूर्वी हिंदी में छ को ध्यान रखिएगा, मैंने इसके पहले एक बार बता चुके हैं, ये जो छ हो गया ना, यहां पर आ गया छ। ओके, पश्चिमी हिंदी में ये छ के जगह पर जैसे यहां आ गया ख आ गया। ओके, ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन एराइज हुआ है। अब आप लोग को है यहां पर मैंने बताया लक्ष्मण, लक्ष्मण, तो आप लोग को यहां पर क्वेश्चन मार्क, आप लोग को क्या होगा यहां पर है कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ओके, कि पूर्वी हिंदी में लक्ष्मण को क्या बोला गया है और पश्चिमी हिंदी में ये लक्ष्मण जो हो गया, ओके, इसे किस नाम से जाना जाता है। यह भी हो सकता है कि पूर्वी हिंदी दे दिया जाए, पूर्वी हिंदी, ओके, और बोल दिया जाएगा इसको पश्चिमी हिंदी में परिवर्तन करें। ये बहुत बहुत इस पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां पर हो गया अक्षर, हो गया अक्षर हो गया, तो यहां पर क्या बोला जाएगा, तो ये ध्यान छ है, तो यहां पर बोल दिया जाएगा अक्षर। ओके, यहां पर अक्षर हो गया तो इसको बोला गया, ध्यान रखना, अखरा, ये बोल दिया गया, सॉरी आखर, यहां पर हो जाएगा आखर हो गया। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार अपभ्रंश भाषा, अवहट भाषा और पुरानी हिंदी का ये विकास हो गया। ओके, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यहां से आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया। ओके, चलिए आज हमारी क्लास यहाँ तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक रिलेटेड है और हम आपसे चर्चा करेंगे, और उसके लिए ये 3 क्लास है, 1, 2, आज के सेकंड क्लास हो गया, एक और क्लास देंगे और तीनों क्लास को मिलाकर मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन बनाएंगे। ओके, जिस पर हम लोग है यूट्यूब हो गया और हमारी जो ऐप है वहाँ से आपको क्लासेस प्रोवाइड करिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।